भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता की चुनी हुई सरकार देश का शासन चलाती है। लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा होती हैं, जब राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करनी पड़ती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। आखिर नेशनल इमरजेंसी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उसी स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत का पहला आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था। आज हम आपको आपातकाल के बारे में बताएंगे, साथ ही विस्तार से यह भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में यह आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1959 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों का अमीर घराने का कब्जा खत्म होने और प्रीवी पर्स यानी कि राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे फैसलों से इंदिरा गांधी की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे देश में इंदिरा गांधी की छवि को गरीबों के रूप में पक्का कर दिया था। आप लोगों को लगने लगा था कि इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ रही है। यही कारण है कि जब देश में 1971 मार्च में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। 518 सीटों में से 352 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनी गई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से मसलों पर मतभेद इसलिए उनके खिलाफ रायबरेली के चुनाव लड़ते रहे और हारते गए। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है राजनीति का उथल पुथल का दौर। इंदिरा गांधी के खिलाफ गया कोर्ट का फैसला। उस समय राजनारायण के वकील शांति भूषण थे, जो उस समय के प्रसिद्ध वकील थे। हाई कोर्ट को याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप है। यह मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश से जाना जाता है। वकील शांति भूषण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए यह उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरों के दुरुपयोग का पुख्ता सबूत था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है। कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत के अगले 6 साल तक उन्हें कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता तक नहीं बचा था। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया था। इंदिरा गांधी अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं करती थी। इस संकट के समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष DK बारुआ ने इंदिरा गांधी
को सुझाव दिया अंतिम फैसला आने पर वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दें। उस समय के पत्रकारों के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा चल रही थी, उसी समय वहां संजय गांधी आ गए। उन्होंने अपनी मां को कमरे में ले जाकर सलाह दी कि वे इस्तीफा ना दें। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि यदि प्रधानमंत्री का पद किसी और को दिया तो वह व्यक्ति इस पद को नहीं छोड़ेंगे। आपके द्वारा बनाई गई पार्टी की पकड़ खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्कों से सहमत हो गईं और उन्होंने तय किया कि वे इस्तीफा देने की बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फायदा उठाती हुई इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इस केस की सुनवाई की जस्टिस बी.आर. कृष्ण अय्यर ने की थी। जज ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसले आने तक संसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। जेपी का आंदोलन, कोठी की उठापटक के बीच बिहार और गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले यानी 25 जून दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता के अंश सिंहासन खाली करो की जनता आती का नारा बुलंद किया। जयप्रकाश ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वे लोग दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को न माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। इसी रैली के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला कर लिया था। इसके आगे और कुछ भी कारण थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को आपातकालीन लगाने पर मजबूर किया था। नंबर 1, इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था। इस छात्र और संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गए थे। नंबर 2, कोर्ट के आदेश ने भी इंदिरा गांधी की हालात को नाजुक बना दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी संसद में वोट नहीं डाल सकती थी और उनको अपने अलावा किसी को भरोसा नहीं था। इसके अलावा इंदिरा गांधी को लगा कि जयप्रकाश के आह्वान पर सेना तख्ता पलट सकती है। इसी सभी कारणों के अलावा इंदिरा गांधी को आपातकालीन लगाने का सबसे बड़ा बहाना जयप्रकाश द्वारा बुलाया गया असहयोग आंदोलन था। इसी आधार पर इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस तरह का माहौल देश में एक व्यक्ति जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए, ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 को लागू किया गया, जो 21 महीने 1977 तक चला। उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इंदिरा गांधी ने लगाए आपातकाल देश के ऐतिहासिक आमेद घटना बन गया। उम्मीद है कि आप ठीक से समझ गए होंगे देश में आपातकाल कब और क्यों लगाया गया। अगर आपको इस आपातकाल के बारे में अच्छी वीडियो लगी हो तो कमेंट करके बताएं और हमारे YouTube